इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स दिल्ली में इसको सीट मिली जब ये पहले नंबर पर आई, और वहाँ से इसने पीएचडी की डिग्री ले चुकी है ये। और मैं ही डिग्री लेकर आया था, जो एलजी है दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना जी, उनके हाथ से डिग्री मुझे दी गई और उन्होंने मुझे डिग्री देते हुए कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। मेरे जीवन का बहुत ही भावुक पल था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़िला सहारनपुर और इसी ज़िले का एक राजपूत गांव है भायला। उसी भायला गांव में एक प्रिंसिपल है रिटायर्ड भायला इंटर कॉलेज से। इम्पॉर्टेंट बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी मुहिम एक सोशल मूवमेंट के तहत चलती एक सामाजिक हिस्सा है। जो शख्सियत हमारे बराबर में बैठी हैं वो भायला में पैदा हुए, यहीं से उन्होंने एजुकेशन ली। एजुकेशन लेने के बाद प्रिंसिपलशिप भी भायला इंटर कॉलेज में की है और रिटायरमेंट के बाद आज अपने गांव में ही वो रहने के बाद अपनी संस्कृति और सभ्यता को ज़िंदा किए हुए हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की विशेषताएँ हैं उनकी लाइफ की। सर, पहले अपना एक शॉर्ट परिचय दीजिए। मैं भंवर सिंह सन ऑफ श्री नसीब सिंह। इस भायला में ही मेरा जन्म हुआ, यहीं से मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद मैंने 1977 में भायला इंटर कॉलेज भायला से ही इंटरमीडिएट पास किया साइंस ग्रुप में। उसके बाद महाराज सिंह कॉलेज से मैंने शिक्षा ग्रहण की, बीएससी मैंने वहाँ से किया। इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 1993 में मैं भायला इंटर कॉलेज भायला में जीव विज्ञान अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं प्रवक्ता बना सिविक्स का। इसके पश्चात मैं रिटायरमेंट से पहले एक साल 2020 में एडहॉक प्रिंसिपल बना और फिर उसी पद पर रहते हुए मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। सर, 80 के दशक की बात करते हैं, क्योंकि 80 के दशक को आपने एज ए स्टूडेंट देखा है, तो स्टूडेंट का क्या नज़रिया हुआ करता था और किस तरह की मुश्किलें होती थी और डेडिकेशन भी फिर भी कहीं ना कहीं बेटर होता था, तो उसको बताइए हमारे दर्शकों को। जिस दशक की आप बात करते हैं 1980 के दशक की, चूँकि मैं तो यहाँ से 1977 में इंटरमीडिएट कर चुका था, लेकिन उस समय भी हमारा जो विद्यालय जीवन होता था, छात्र जीवन, उसमें हम सब अपने अध्यापकों की बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। अध्यापकों के प्रति हमारा जो सम्मान था उसके बदले में हमें उनसे जो स्नेह मिलता था, शायद उसी की बदौलत, आज उस आशीर्वाद की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे। आज में जो 2024 की बात करें तो एक ड्रामेटिकल चेंज आया है। टीचर्स और स्टूडेंट के बीच जो एक बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट हुआ करता था, वो रिश्ता कहीं गायब है। इसकी वजह आपको क्या लगती है? मेरा व्यक्तिगत ये मत है इस बारे में कि शिक्षा का जो व्यापारीकरण हुआ है, ये कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है। शिक्षक को जितना समर्पित भाव से, समर्पण के भाव से जो काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी कमी कुछ ना कुछ महसूस होती है। उस कमी का जिम्मेदार समाज है या सरकार है, कौन है? नहीं, सरकार पर तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते जो संसाधन हैं उन संसाधनों से ही हम सब कुछ निकालना पड़ता है। उन संसाधनों के आधार पर ही हमें आगे बढ़ना होता है। कहीं ना कहीं शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें भूमिका परिवार की भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक का स्तर क्या है, उसका शैक्षिक वातावरण जहाँ वो पढ़ाते हैं वो कैसा है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, इन सब बातों का शिक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आप गांव में रहते हैं रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी नहीं। ज़्यादातर अमूमन हमारे देश में रिटायरमेंट के बाद लोग शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन आपने गांव ही चुना है, इसकी भी वजह बताइए। इसकी वजह यह है कि चूँकि मैं बचपन से ही गांव में रहा हूं, मेरी शिक्षा यहीं से हुई है, यहीं पर मेरी जो एजुकेशन हुई है और यहीं पर ही फिर मुझे शैक्षिक कार्य मिल गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है अपने गांव से। इसका पहला कारण तो यही है। जो लोग गांव से रिटायरमेंट के बाद शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं अपने बच्चों के पोतों के साथ, उनके लिए क्या संदेश है आपके पास? उनके लिए यही संदेश है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने मूल स्थान पर ही रहना उचित रहता है।
बहुत सारी समस्याएं होती हैं समाज की, उन समस्याओं के समाधान के लिए उसको कार्यरत रहना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है पोते पोतियों का, बच्चों का, वो वेल सेटल्ड जब हो जाते हैं तो उन्हें अपने हिसाब से जहाँ रहना है उनको वहाँ रहना चाहिए, और हमें तो अपने मूल स्थान पर ही रहना उचित है। मेरा यही मानना है। जो लोग मूल स्थान को छोड़ देते हैं, क्या वो उनका लगाव कम होता है या वो भी भौतिकवादिता के शिकार हो जाते हैं? हाँ, आज हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर भौतिकवाद सवार है, लेकिन भौतिकवादी जीवन को बहुत सुखी जीवन में नहीं मानता। जब तक अपनी जड़ों से व्यक्ति जुड़ा रहेगा तो सुखी रहेगा। और फिर गांव का जो वातावरण है वो शहर के वातावरण से लाख गुना मुझे अच्छा लगता है। आप इस बात को मानते होंगे। पर्यावरण की समस्या यहाँ कम से कम है, यहाँ पर प्रदूषण नहीं है। बड़े बड़े शहरों में आज प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, घनी आबादी हैं, कई तरह की बीमारियाँ ऐसी हैं जो प्रदूषण से ही वहाँ पर हो रही हैं। लेकिन देहात में इतनी दिक्कतें नहीं हैं। यहाँ का वातावरण साफ़ सुथरा है, लोगों की सोच बहुत अच्छी है, देहात के अंदर आपस में सहयोग बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। शहर में तो कोई किसी को नहीं पूछता है, बराबर में नहीं पता किसी को क्या हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि गांव का भी समाजवाद बिखर गया है, मतलब इतना समाजवाद नहीं है जितना आप शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, बात आपकी सही है। जो कुछ हो रहा है बाहर सब लोग देखते हैं। आजकल टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके ऊपर जो कुछ आ रहा है उसका प्रभाव तो हमारी आने वाली जनरेशन पर पड़ना निश्चित है और पड़ भी रहा है। आज एकल परिवार हो गए हैं तो वो जुड़ाव जो समाज में पहले देखने को मिलता है, धीरे धीरे कुछ उसमें कमी देखने को अवश्य मिल रही है। आप गांव में पले बड़े हुए हैं, तो किसान और मजदूर दोनों की अगर बात करें, गांव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था और हुआ करता है, लेकिन दोनों के दरमियान एक खाई रही है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? मैं तो इस बात से ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया। क्योंकि मैं गांव में रहा हूँ तो यहाँ पर खेती बाड़ी, हमारे यहाँ भी थोड़ी खेती है, बहुत ज़्यादा बड़ी खेती तो नहीं है हमारी, लेकिन मजदूर और किसान का संबंध तो देहात में मैं ठीक ही मानता हूँ, ठीक है। आजकल जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ है, बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं ने जन्म लिया है, तो उन लोगों ने समाज को मिसगाइड किया है, इस पर रोशनी डालिए, क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा का मैं अभी बात आपसे कर रहा था। जो शिक्षा और शिक्षकों का, छात्र शिक्षक का जो संबंध है, समाज का जो शिक्षकों के प्रति आकलन है। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ थोड़ा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसमें जो शिक्षक है वो एक बंधुआ मजदूर की हैसियत रखता है, न कि एक टीचर की हैसियत। तो क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एक टीचर होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक टीचर नहीं, सिर्फ एक बंधुआ मजदूर की हैसियत एक मालिक उसको समझता है। तो इसका समाज पे कितना इम्पैक्ट गया है? भौतिकवाद के इस दौर में सब लोग ये समझते हैं कि शायद जो आजकल नए नए अच्छे स्कूल खुले हैं जहाँ पर इंग्लिश में एजुकेशन दी जा रही है, जिन्हें हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कहते हैं, तो वहाँ पर अपने बच्चों को बढ़िया ड्रेस, बढ़िया बिल्डिंग और बहुत अच्छी फ़ीस देकर ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो विद्यालय हैं, ये विद्यालय बहुत अच्छे हैं। जो गवर्नमेंट के विद्यालय हैं ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें जितने भी शिक्षक आ रहे हैं वो आयोग से चुनकर आते हैं, और एक अच्छे क्वालिटी जिसे कहते हैं, शिक्षक की क्वालिटी बहुत अच्छी है वहाँ पर। और इतनी अच्छी वहाँ पर नहीं है जहाँ लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर देखने में तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, फ़ीस बहुत अच्छी है, और जो शिक्षक वहाँ पर रखे जाते हैं उन पर कहीं ना कहीं दबाव तो मैनेजमेंट का अवश्य रहता है। जी सर, जैसा ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जैसे आपने कहा कि बच्चों को गवर्नमेंट में ही भेजना चाहिए, तो आपके जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट में पढ़े हैं या सीबीएसई में पढ़े? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मेरे 3 बच्चे हैं। एक बच्चा तो चूँकि पिताजी के पास ही रहता था पहले से ही, तो उसकी एजुकेशन तो बाहर हुई है। लेकिन जो मेरी दोनों बेटियां हैं उनकी एजुकेशन मेरे पास रहकर इसी गांव के इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट किया, और यहीं पीजी कॉलेज स्थापित हो गया था हमारा भाईला, यहीं से उन्होंने अपनी अगली जो ग्रेजुएशन और पीजी करी है। मुझे बताने में बहुत खुशी है कि मेरी बड़ी बेटी यहाँ पर फर्स्ट आई थी बीए में, भाईला को टॉप किया था उसने, और जो छोटी बेटी है इसका एमएससी में 3रा नंबर था 72% मार्क्स लेकर, और इसने पीएचडी के लिए जब इंटरव्यू दिया, वो जो एग्ज़ाम दिया उसमें हर बार इसने क्वालिफ़ाई किया, और काउंसलिंग में भले इसको सीट नहीं मिली 2 साल तक, लेकिन फिर बाद में इसको इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स दिल्ली में इसको सीट मिली जब ये पहले नंबर पर आई, और वहाँ से इसने
पीएचडी की डिग्री ले चुकी है ये, और पीएचडी की डिग्री इसको विद एक्सेलेंस मिली है। और वो डिग्री मैं ही लेकर आया था, क्योंकि इसके पास तो उस समय नहीं था, ये अपने ससुराल में थी और कुछ ऐसे कारण थे जो डिग्री लेने नहीं जा पाई, तो मैं ही डिग्री लेकर आया था। जो एलजी है दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना जी, उनके हाथ से डिग्री मुझे दी गई और उन्होंने मुझे डिग्री देते हुए कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। वो क्षण मेरे जीवन का बहुत ही भावुक पल था। और कभी कभी खुशी से भी आदमी के आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि गम से तो अमूमन निकलते ही हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, और वास्तव में एक बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो बच्चे कहीं ना कहीं जड़ों से जुड़े होते हैं, अपने गांव से जुड़े होते हैं, अपने कॉलेजेस से जुड़े होते हैं, उनकी जड़ें कभी बरगद की मानिंद होती है, वो अपने समाज से अलग नहीं हो सकते। सर, एक अहम सवाल, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने से दूर करके उनकी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने साथ रख के अपनी जड़ों के इंस्टीट्यूशंस में उनको भेजते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है, ये बताइए। फ़र्क ये है कि जो बच्चा अपने पास रहता है, माता पिता के पास, उसे संस्कार बहुत अच्छे मिल सकते हैं, और जो बच्चा दूर रहेगा वो किस वातावरण में है वहाँ पर हम नहीं देख पाते, कोई नियंत्रण हमारा नहीं है, उसकी गतिविधियों पर कोई नियंत्रण हमारा नहीं है, तो भगवान के भरोसे है। तो इसलिए मैं ये ज़्यादा अच्छा मानता हूँ कि जो बच्चा पास रहकर संस्कार लेगा वो ज़्यादा बेहतर है। आज की जिसको मॉडर्न इंस्टीट्यूशन कहते हैं, मॉडर्न स्कूल कहते हैं, क्या वो मॉडर्न है या महज लफाजी है? अब इस बारे में सब लोगों की अलग अलग राय है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि निश्चित तौर पर चूँकि वहाँ पर अध्यापकों के ऊपर दबाव तो अच्छा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं मेहनत करने का प्रयास करते हैं जैसी भी उनकी प्रतिभा है, और रिजल्ट भी उन लोगों के बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं ये किसी बात में भी कम नहीं है। बहुत सारी प्रतिभाएं, मेरे गांव का ही अगर आप उदाहरण लें तो बहुत सारे लोग यहाँ से अफसर निकले हैं, अब इतने नहीं निकल रहे हैं। इसकी वजह क्या लग रही है? इसकी वजह ये लग रही है कि आजकल जो वातावरण है थोड़ा बदला है, और इसका कारण यही है कि जो भौतिकवाद में हम चले गए हैं, बच्चों पर पता नहीं किस तरह का प्रभाव है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ज़्यादा प्रभाव है या क्या है, ये मैं ज़्यादा नहीं। मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये सवाल किया है, लेकिन मैं अब तक इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ। आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड को जिसने क्रिएट किया है, मेटलिज्म जो मेंटलिटी के अंदर घुसा है, जो भौतिकवादिता घुसी है, इसके पीछे अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात करें, किसकी साजिशें हैं? अब साजिश तो मैं नहीं बता पाऊँगा ये किसकी साजिश है। शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि इसमें माता पिता का भी रोल है, इसमें समाज का भी रोल है, सामाजिक संस्था का भी रोल है, इनमें सब का कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मिला जुला प्रभाव होता है। जब तक एक शैक्षिक वातावरण, स्वस्थ शैक्षिक वातावरण बच्चे को नहीं मिलता है, उसके बहुमुखी विकास का प्रबंध नहीं किया जाता है, तब तक वो एक संस्कारित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। भाईला के जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपको कोई कमी नजर आई हो भाईले के अंदर, या यहाँ की जनता को, यहाँ के अवाम को आप कोई ख़ास एक मैसेज देना चाहते हो, तो स्पेशली भाईले के लोगों के लिए क्या संदेश है भंवर सिंह जी का? हाँ, मेरा ये संदेश रहेगा इस बारे में, क्योंकि शिक्षा से जुड़े रहने के कारण जो मैं अनुभव करता हूँ, ये अनुभव करता हूँ, क्योंकि माता पिता तो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, बच्चों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बच्चों पर शायद कम ध्यान दे पाता है देहात का अभिभावक आज, वो अपनी रोजी रोटी की कमाई में ज़्यादा लगा रहता है और उसी तरफ वो ज़्यादा अपना समय व्यतीत करता है। बच्चे भी हमारे चूँकि सबसे बड़ी कमाई हैं, उसको अगर हमने संस्कार नहीं दिए और शिक्षा नहीं दी तो वो जो कुछ हमने कमाया वो किसी काम का नहीं है। इसलिए बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, तभी उनका पारिवारिक जीवन सुखी होगा, तभी समाज सुखी होगा और तभी देश तरक्की करेगा। छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो कितने साल के बाद उसका एडमिशन होना चाहिए, और जो अब होता है 3-4 साल में एडमिशन, इसको आप सही मानते हैं या अनुचित मानते हैं? हाँ, 3 साल का जो प्रवेश है ये मैं से उचित नहीं मानता, चूँकि बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक विकास उस स्तर का नहीं हो पाता है, तो इसलिए 5 साल का जो समय है वो बहुत अच्छा था पहले, वही समय अच्छा है, 5 साल में ही प्रवेश होना चाहिए। जो ये शिक्षा माफियाओं की देन है या किसी और की देन है, ये जो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतने हैवी बैग लाती है? नहीं, एक नई शिक्षा पद्धति जो बाहर की थी, मैकाले की शिक्षा पद्धति का जो हमने अनुसरण किया था अब तक, ये उसी की देन है। आज उसमें सुधार किया गया है, जो नई शिक्षा प्रणाली आई है इसमें इन चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया गया, ये सराहनीय प्रयास है सरकार का।
Ultimate, what is education with your own point of view, with the reference of today's time? I will say that education is life. किसी व्यक्ति का विकास अगर होगा तो वो शिक्षा के बल पर ही होगा और कोई कारण नहीं है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान से बड़ा कोई साधन व्यक्ति के विकास का, समाज के विकास का, राष्ट्र के विकास का ना पहले था, ना आज है और न कभी भविष्य में होगा। और कहीं ना कहीं जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं आज भी उनके अंदर कसक है, आज भी उनके अंदर खलिश है, और बिखरते इस समाज में कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अपने समाज से जुड़े रहें, अपने लोगों से जुड़े रहें। अपने समाज और लोगों से जुड़ के ही कहीं ना कहीं एक तहज़ीब, एक संस्कृति, एक सभ्यता का उद्गम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो भंवर सिंह जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ भायला इंटर कॉलेज, उन्होंने ये बात बताई है कि बच्चों को कहीं ना कहीं तरबियत देना, अपने साथ रख के उनको संस्कारित करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बच्चे वास्तव में एक प्रॉपर्टी हैं। हर पेरेंट्स को इस तरफ ज़रूर अपनी तवज्जो देनी चाहिए। और हमारी एन एक्सप्रेस की स्पेशली ये सोशल मुहिम, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।